हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो फिर से अपन एक बार अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना बेटा लेक्चर नंबर 140 तक हो गया था। आज अपन बेटा 141 स्टार्ट करेंगे अपने गैसीय अवस्था में। अपन ने बेटा टॉपिक्स कर लिए थे और लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको स्टेज 1, 2, 3, 4 के काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाए थे। और लास्ट लेक्चर में बेटा अपन ने औसत अणुभार इससे रिलेटेड भी कुछ बात की थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसका कोई टॉपिक तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन है, तो टॉपिक से रिलेटेड बता दिया था कि औसत अणुभार क्या होता है, मिश्रण का ग्राम भार बटा मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे। डन। तो आज बेटा एक औसत अणुभार की तरह ही एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, आपेक्षिक आर्द्रता, उसको स्टार्ट करेंगे। वे भी बेटा छोटा सा टॉपिक है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन है, बट उसके बाद फिर अपन गैसों का अणुगतिक सिद्धांत स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है डिटेल में, जिसके टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो छोटा सा टॉपिक जो आपका अपेक्षिक आर्द्रता है बेटा, उसको एक बार मैं खत्म करता हूं 2 क्वेश्चन करवा के एक छोटे से फॉर्मूले से, फिर बेटा अपन आगे की बात करेंगे। तो बेटा आपेक्षिक आर्द्रता औसत अणुभार की तरह इसका भी फॉर्मूला है जिस पे डिपेंडेंट 2 क्वेश्चन है। आपेक्षिक आर्द्रता को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसलिए बेटा शॉर्ट में बात करें तो RH। ठीक है बेटा। तो बेटा ये टॉपिक है। RH क्या होता है बेटा? वायु में जल का आंशिक दाब बटे जल का आंशिक दाब। RH का मतलब वायु में जल का आंशिक दाब, बेटा जल का मतलब मैं जल वाष्प की बात कर रहा हूं, बटे जल का आंशिक दाब। आप बोलोगे सर ऊपर भी जल का नीचे भी जल का क्या फर्क है? बेटा ऊपर जो वायु में नमी होती है, नमी का मतलब जल की बूंदें होती है, जल वाष्प होती है, उसके आंशिक दाब की बात कर रहा हूं, और नीचे जल के आंशिक दाब की। तो इस जल को बेटा यदि आप जल वाष्प भी लिख दोगे तो ज्यादा सही होगा। आपके मॉड्यूल में जल लिखा हुआ है वो भी गलत नहीं है। समझ में आ गई है बात? एक तो बेटा ये फॉर्मूला है RH का जो आपको याद रखना है, क्या होता है? वायु में जल वाष्प का आंशिक दाब बटे जल का आंशिक दाब। और बेटा साथ में आपसे कोई पूछे आर्द्र वायु क्या होती है, तो आर्द्र वायु मतलब वायु में जो नमी है वो किसके बराबर होगा उसका दाब? जो बेटा शुष्क वायु प्लस जल वाष्प। तो देखो हमने क्या बोला, P आर्द्र मतलब आर्द्र वायु का दाब किसके बराबर होगा? शुष्क वायु के प्लस जल वाष्प के दाब के, क्योंकि जल वाष्प जो नमी है वो वायु में जब घुल जाती है तभी तो आर्द्र वायु बनती है, जिसे अपन नमी बोलते हैं। जो हमारे पास बरसात के दिनों में लगभग चिपचिपी सी गर्मी टाइप होती है ना, उसे नमी बोला जाता है, उसे ह्यूमिडिटी बोला जाता है। वो क्यों होता है? शुष्क वायु में पानी की कुछ बूंदे अर्थात जल वाष्प मिल जाती है, जिसे चिपचिप वाली गर्मी जिसे अपन बोलते हैं देसी में, उसकी बात होती है। तो बेटा ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन पे क्वेश्चन 1-2 कैसे आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, बाकी की बात जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे बात करेंगे। ठीक है। तो इसका देखिएगा बेटा क्या क्या क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। देख लीजिए क्या बोल रहा है बेटा। इसका एक क्वेश्चन बोल रहा है, आपका उदाहरण ही है, सॉल्व बता देता हूं कहां पे है, जिससे अपन को क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा बेटा पूरा। तो बेटा अपन इसमें बात करें तो बेटा ये देखिएगा उदाहरण नंबर 11 आपके मॉड्यूल में सॉल्व है। उदाहरण नंबर बेटा 11 की बात कर रहा हूं। उदाहरण नंबर 11, 12 ये दोनों एग्जाम्पल हैं। इन दोनों की बेटा अपन बात करेंगे कि किस हिसाब से इसने क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए बेटा बोला है। तो उदाहरण नंबर 11 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलवाष्प का मोल प्रभाज 0.0287 है। जलवाष्प का, तो जल वाष्प का मोल प्रभाज जो है 0.0287 है। यदि वायु का कुल वाष्प दाब, बेटा वायु का कुल वाष्प दाब बताया है तो P कुल कितना होगा? जो आर्द्र वायु है इसे ही बेटा कुल भी बोल सकते हैं, आर्द्र या कुल। कुल क्या होता है? शुष्क प्लस जल वाष्प। तो इसने बोल दिया है P कुल जो है आपका वो कितना है? P कुल बताया है बेटा 0.977 ATM। डन बेटा। तो आपसे क्या पूछा है? तब शुष्क वायु के
आंशिक दाब की गणना कीजिए। ये पूछा है, पी शुष्क क्या होगा बेटा, ये आपको बताना है। डन बेटा, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, देखो चूंकि बेटा हमको पता है, क्या पता है, पी कुल या पी आद्र बराबर पी शुष्क प्लस पी जलवाष्प। तो यहां से पी शुष्क क्या आएगा, पी शुष्क आएगा पी कुल माइनस पी जलवाष्प, यही आएगा बेटा। पी शुष्क क्या आएगा, पी कुल में से पी जलवाष्प को माइनस कर दो तो आपके पास शुष्क वायु का दाब आ जाएगा। तो बेटा आपके पास पी कुल तो है लेकिन जलवाष्प का दाब नहीं है। तो जलवाष्प का दाब आप कैसे निकाल सकते हो, तो देखिएगा अपन ये बोल सकते हैं बेटा, क्या जलवाष्प का दाब क्या होगा, कुल दाब इनटू जलवाष्प की मोल भिन्न। बोलो सही बात है क्या, आंशिक दाब से पता है हमें क्या, आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा मोल भिन्न। कुल दाब कितना दिया है बेटा आपको, 0.977, मोल भिन्न कितनी दी है, 0.0287। तो यहां से बेटा अपन ने इसको गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा, लगभग लगभग ये 0.028 के लगभग मिलेगा। अब बेटा यहां से देखो फिर क्या मिला, पी शुष्क हमें मिल गया कुल वायु, कुल है आपके पास दाब 0.977 माइनस जलवाष्प का दाब। तो जलवाष्प का दाब भी आप निकाल के आ गए डाल्टन के आंशिक दाब नियम से 0.028। तो बेटा इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 0.949 ATM। समझ में आ गई क्या बात, क्या फंडा लगा, फंडा लगा कि पी कुल या आर्द्र वायु क्या होती है, शुष्क प्लस जलवाष्प। शुष्क का निकालना है तो इसमें से जलवाष्प को माइनस कर दो, कुल आपको दी थी इतनी, जलवाष्प का कैसे निकाला दाब आपने, कुल दाब गुणा मोल भिन्न, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, यहां से ये आया। इसको बेटा वैल्यूज को पुट किया और आपका आंसर आ गया। आपको औसत अणुभार और ये आर्द्रता वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, छोटे छोटे दो फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखो, कोई बहुत डिटेल में थ्योरी या बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल से इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है बेटा, इसके बाद का टॉपिक जो है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व होगा। रफ करूं बेटा इसको, हाँ जी, तो बेटा एक बार इसको रफ करता हूं और आगे की बात करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका उदाहरण नंबर 11 था, इसी का उदाहरण 12 और दे रखा है, वो भी आपको करवा देते हैं जिससे आपको डाउट नहीं रहे कि किस टाइप से क्वेश्चन होगा बेटा। बेटा क्योंकि अपने पास ऐसा कोई मॉड्यूल में एक्सरसाइज स्टेज 1 2 3 4 में क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो इसलिए बेटा अपन को परेशान नहीं होना है। तो देखिएगा बेटा, इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 12 जो आपके मॉड्यूल में सॉल्व दे रखे हैं। क्या दे रखा है देखिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आंशिक दाब 17.5 टॉर है तथा अपेक्षिक आर्द्रता कितना है, 45% है। तो अपेक्षिक आर्द्रता मतलब RH 45% दिए, सिंपल करो तो 45/100 मतलब 0.45 अपेक्षिक आर्द्रता है। जल का आंशिक दाब दिया है 17.5 टॉर, टॉर दाब का मात्रक होता है। तब 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर वायु में उपस्थित जल के मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो बेटा यहां से हमारे को जल का वाष्प दाब दे रखा है, कितना दे रखा है देख लीजिएगा, तो हमने ये लिख लिया है पी जल। तो जल का जो आंशिक दाब दे रखा है वो दे रखा है 17.5 टॉर दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, वायु में उपस्थित बेटा जल के मोलों की संख्या पूछी है, वो आप किस तरीके से निकालोगे इसकी बात बेटा ये कर रहा है। ठीक है बेटा, टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लो तो 293 केल्विन आ जाएगा। आयतन दे रखा है बेटा आपको 1 लीटर। तो अपेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला क्या है, RH इज इक्वल टू वायु में जल का आंशिक दाब, तो वायु में जल का आंशिक दाब मतलब जलवाष्प की बात कर रहा है, तो P जलवाष्प बटा P जल इंटू 100, यही किया था क्या बेटा फॉर्मूला,
देख लो, सॉरी इनटू 100 तो परसेंट के लिए है, तो आपेक्षिक आर्द्रता कितनी आ गई 0.45 परसेंट था, उसे सिंपल बदल लिया। पी जल वाष्प मुझे निकालना है, पी जल दे रखा है 17.5 टॉर, टॉर में ही चलने दो। तो जल वाष्प का जो दाब आएगा वो कितना आएगा 0.45 इंटू 17.5, बेटा ये आएगा इतना टॉर। बेटा टॉर को मुझे एटीएम में बदलना है, तो आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 टॉर होता है, बोलो सही बात है क्या बेटा? तो इतने टॉर बराबर कितना होगा, तब 0.45 गुणा 17 पॉइंट, तब पी जलवाष्प क्या आएगा 0.45 गुणा 17.5 टॉर आएगा, या 0.45 गुणा 17.5 बटा 760 एटीएम आएगा। डन बेटा? तो एटीएम में बदलना है टॉर को, तो 760 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 टॉर होता है। और बेटा इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0104 एटीएम। डन? अब आपको जलवाष्प का दाब नहीं निकालना था, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है जलवाष्प के मोलों की संख्या क्या होगी, तो बेटा PV इज इक्वल टू nRT, यहां से n क्या आएगा, यहां से n आपने बोला n इज इक्वल टू PV बटा RT। P कितना है 0.0104, 1 लीटर बोला है, 0.0821 एटमॉस्फेयर में ही लेंगे क्योंकि ये एटीएम में हमने निकाल लिया। T 293 केल्विन दिया है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेटा जैसे ये सॉल्व करोगे तो n आपके पास आएगा 4.3 गुणा 10 की घात -4 मोल। समझ में आती है क्या बात बेटा? एक बार देख लीजिए, नहीं तो अपन आगे की बात करते हैं। डन बेटा? तो बेटा एक बार दोबारा बता रहा हूं, हमारे पास 2 टॉपिक थे, एक तो औसत अणुभार और एक बेटा आपेक्षिक आर्द्रता, इसकी बात की थी हमसे। एक तो औसत अणुभार और एक आपेक्षिक आर्द्रता। तो बेटा दोनों के लिए एक चीज याद रखें आप, औसत अणुभार का फॉर्मूला तो क्या था, मिश्रण का भार बटे मिश्रण में उपस्थित मूलों की संख्या, जिसके 2 क्वेश्चन अपन लेक्चर नंबर 140 में करके आ गए थे। बेटा फिर आपेक्षिक आर्द्रता, इसका फॉर्मूला क्या था, आपेक्षिक आर्द्रता इज इक्वल टू जलवाष्प का दाब बटा जल का दाब। बेटा यहां से हमने जलवाष्प का दाब निकाला, मोल निकालना है तो मोल ऐसे निकाल लिए। और बेटा वैसे हम बोले कि जो अपनी आर्द्र वायु होती है, आर्द्र वायु का दाब किस किस के बराबर होता है, शुष्क वायु प्लस उसमें उपस्थित जलवाष्प का दाब। समझ में आ गई बात? तो 2 क्वेश्चन थे, डिटेल में टॉपिक इतना परेशान नहीं होना, ये 2 क्वेश्चन एक बार देख लो, टॉपिक से सीधे सीधे फॉर्मूले यूज किए हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन और आएंगे तो करा दूंगा, क्योंकि मॉड्यूल में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है और इतना कोई खास आपसे पूछा जाने वाला नहीं है। लेकिन अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहां से अब अपने पास डिटेल में चीजें चालू होंगी, तो इसको देखते हैं, देखिए क्या बोलता है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है टॉपिक? बेटा थियोरिटिकल है, कुछ पॉइंट है लेकिन डायरेक्ट पूछा जाता है। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, बेटा इंग्लिश में इसे बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसलिए बेटा शॉर्ट में बोला जाता है KTG, इस नाम से ये प्रसिद्ध होता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट बेटा इसकी जो थ्योरी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, पैराग्राफ में नहीं लिखवाऊंगा, पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, क्योंकि याद करना इजी रहेगा। वो डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू पूछ लेता है।
बेटा पहली बात ये आती है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, मतलब अणु से रिलेटेड बात की जाएगी। दूसरा किस किस वैज्ञानिक ने दिया, क्या क्या बताया, बेटा इन सब की बात करेंगे अपन। तो बेटा इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, कौन कौन से वैज्ञानिक ने दिया है। बेटा बर्नौली, जूल, क्लासियस, बोल्ट्जमान, इन सभी वैज्ञानिकों ने हमें इसके बारे में बताया। तो देखिएगा बर्नौली, जूल, बोल्ट्जमान तथा क्लासियस ने दिया। बेटा ये सब वैज्ञानिकों के नाम है, मेरी गलती नहीं है। कोई आपसे पूछे कि केटीजी किस किस ने दिया, तो बर्नौली, जूल, बोल्ट्जमान, क्लासियस, ये सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारे को गैसों का अणुगतिक सिद्धांत या केटीजी के बारे में बताया। इन्होंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या बताया इन्होंने, कि गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं बेटा, जिन्हें अणु कहा जाता है। क्या बोला, गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें अणु कहा जाता है। डन बेटा, गैसें अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। ये आपको भी पता है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। तीसरा पॉइंट जो अपन बार बार पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में गैसों के सामान्य गुण में भी बताया था, गैसों के अणुओं का आयतन पात्र का आयतन अर्थात कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यह हमने बेटा गैसों के सामान्य गुण में भी पढ़ा था कि गैसों के अणुओं का अपना आयतन, कुल आयतन जिस पात्र में वो भरा हुआ है, या पात्र के आयतन की तुलना में बेटा क्या होता है, नगण्य होता है। समझ में आ गई बात बेटा। चौथा पॉइंट ये हमने बेटा गैसों के गुणों में पढ़ा था कि गैसों के गुण सदैव गतिशील होते हैं, अर्थात एक दूसरे से गति करते रहते हैं, अर्थात टकराते रहते हैं। इसलिए इनकी जो गति होती है, इनका जो पथ होता है, वो जिगजैग पथ होता है। तो देखिएगा बेटा क्या बोला, गैसों के अणु सदैव गतिशील होते हैं। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि गैसों के अणु स्थित होते हैं या गतिशील, तो सदैव गतिशील होते हैं, जिससे एक दूसरे से लगातार टक्कर करते रहते हैं। बेटा टक्कर क्यों होगा, क्योंकि इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिगजैग गति। तो गैसों के अणु सदैव गतिशील होते हैं, अर्थात एक दूसरे से लगातार टक्कर करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी गति या इनकी जो पथ होती है, परिणाम स्वरूप इनका पथ जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है बेटा, टेढ़ा मेढ़ा पथ होता है। समझ में आ गई बात बेटा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि गैसों के अणु जब टकराते हैं तो टक्कर सदैव पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिजिक्स बोलती है कि जो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती है। तो बेटा इसलिए लिखा है अपन ने कि गैसों के अणु की एक दूसरे के साथ तथा पात्र की दीवार के साथ, गैसों के अणु की एक दूसरे के साथ तथा पात्र की दीवार के साथ टक्कर हमेशा पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। टक्कर हमेशा पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इस दौरान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थात
इस दौरान ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या है। गैसों के अणुओं की टक्कर सदैव पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। पूर्णतः प्रत्यास्थ फिजिक्स बोलती है कि जिसमें ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती। तो बेटा एक दो पॉइंट और है, पहले ये देख लीजिए। आपको केटीजी क्या बोलती है कि किसने दी? बर्नौली, जूल, बोल्ट्जमान, क्लासियस, सब वैज्ञानिकों के नाम है, मेरी गलती नहीं है, इनके मम्मी पापा ने यही नाम रखा था भाई। दूसरा पॉइंट, गैस किससे मिलकर बनी है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें अणु कहते हैं। तीसरा पॉइंट, गैसों के अणु बेटा खुद का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। फिर बेटा गैसों के अणु सदैव गतिशील होते हैं और एक दूसरे से लगातार टक्कर करते हैं, इस कारण इनकी गति जिगजैग हो जाती है। बेटा जब ये टक्कर करते हैं, चाहे आपस में अणु टकराएं चाहे पात्र की दीवार से टकराएं, तो टक्कर हमेशा कैसी होती है बेटा? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है। अर्थात बेटा टक्कर के कारण कोई भी ऊर्जा की हानि बेटा नहीं होती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बेटा नेक्स्ट इसके एक दो पॉइंट और जो है वो और देखते हैं, रफ करो इसको। बेटा थियोरिटिकल है लेकिन डायरेक्ट बेटा ये ऑप्शन में पूछ लेता है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट बताया, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको केटीजी भी बोल सकता है, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, या इंग्लिश में बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारे नामों से बेटा ये जाना जाता है। तो बेटा आगे बात करें इसके। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? गैसों के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता। कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अर्थात ये एक दूसरे से बेटा क्या होते हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। समझ में आ गई ये बात? बेटा नेक्स्ट पॉइंट, गैसों के अणु जो पात्र की दीवार पर दाब लगाते हैं, जो हमने सामान्य गुण में भी पढ़ा था, वो किस कारण लगाते हैं? टक्कर के कारण लगाते हैं। तो बेटा हमने क्या बोला? पात्र की दीवार पर लगने वाला दाब अणुओं की एक दूसरे से टक्कर के कारण होता है। अर्थात जो गैस के अणु टक्कर करते हैं उनके कारण होता है। लगने वाला दाब अणुओं की टक्कर के कारण होता है। किसके अणुओं की? गैस के अणुओं की टक्कर के कारण होता है। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या बोला? गैस के अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, और जो पात्र की दीवार पर लगने वाला दाब होता है वो भी किसके कारण होता है? अणुओं की टक्कर के कारण होता है। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद हम बोले कि भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न गैस के लिए बात की जाए तो बेटा अणुओं की वेग और ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन औसत गतिज ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो देखिएगा, एक निश्चित ताप पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप कैसा कर रखा है हमने? निश्चित। एक निश्चित ताप पर विभिन्न गैस के अणुओं के लिए विभिन्न गैस के अणुओं की वेग व ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंतु निश्चित ताप पर, ये जरूर ध्यान रखें, निश्चित ताप पर औसत गतिज ऊर्जा सदैव नियत रहती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? क्या बोला बेटा? निश्चित ताप है तो औसत गतिज ऊर्जा बेटा आपकी सदैव क्या होगी? नियत होगी। इस चीज का बेटा खास ख्याल रखें। यदि ताप फिक्स है तो वेग और ऊर्जाएं क्या होता है? वेग क्या ऊर्जाएं अभी आएगा, वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन औसत गतिज ऊर्जा सदैव नियत रहती है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेटा, इस पॉइंट पे काफी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। औसत गतिज ऊर्जा निश्चित ताप पर सदैव नियत क्यों रहती है? क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा सदैव
परम ताप के समानुपाती होती है। बेटा परम ताप फिर से आ गया, ध्यान रखें, ताप को केल्विन में बात कर रहे हैं। चाहे गैस के अणु अलग अलग हो, लेकिन अलग अलग अणुओं के लिए ताप समान है, तो औसत गतिज ऊर्जा भी समान रहेगी। मान लो आपकी H2, हीलियम, CO, CO2 अलग अलग गैसें हैं, लेकिन सबका ताप मान लो 300 केल्विन है, कॉमन है सबका ताप 300 केल्विन, तो सबकी औसत गतिज ऊर्जा सेम रहेगी। मतलब औसत गतिज ऊर्जा केवल और केवल किस पे निर्भर करती है? परम ताप के समानुपाती होती है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये हमारा केटीजी का सिद्धांत है, जो हमारे को 9-10 पॉइंट बताता है कि क्या होता है, किस तरीके से हम बात करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये केटीजी के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, जिसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ, ऊर्जा की कोई हानि नहीं, सदैव गतिशील, जिगजैग गति, ऊर्जा वेग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निश्चित ताप पर औसत गतिज ऊर्जा नियत, क्योंकि परम ताप के समान होता है। समझ में आ गई बात? न्यूमेरिकल में काम आएगा तब मैं बोलूंगा कि ऐसा हमने पढ़ा था, फिर आप बोलोगे कि सर कब पढ़ा था, तो आप ध्यान रखें भाई, है ना। अब इसके देखिए 1-2 टॉपिक और देख लेते हैं, छोटे छोटे जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला हमको जो बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं बेटा, वो बात कर लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? गैसों के अणुओं के विभिन्न वेग और बेटा उनकी ऊर्जाओं की बात करेंगे। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के वेग। वेग बोलो या चाल बोलो, इधर ये नहीं है कि सर सदिश है अदिश है, फिजिक्स वाला फंडा नहीं है भाई, तो चाहे वेग बोल दो चाहे चाल बोल दो, एक ही बात है। तो बेटा हम इसमें मेनली 3 प्रकार के वेग पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्रायिकता वेग पढ़ेंगे, औसत वेग पढ़ेंगे, और एक वर्ग माध्य मूल वेग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक को एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। बेटा पहला है अपने पास प्रायिकता वेग। प्रायिकता वेग को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। डन। बेटा ये किससे स्टार्ट हो रहा है? एम से, इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं वीएम। समझ में आ गई बात बेटा? प्रायिकता वेग क्या है अपने पास? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे शो किससे कर रखा है बेटा अपन ने? वीएम से कर रखा है। बेटा क्या होता है ये? निश्चित ताप पर गैस तंत्र के सर्वाधिक अंश द्वारा प्रदर्शित किया गया वेग। निश्चित ताप पर गैस तंत्र के सर्वाधिक अंश द्वारा प्रदर्शित किया गया या लिया गया वेग क्या कहलाएगा? आपका प्रायिकता वेग कहलाता है। अब बेटा प्रायिकता वेग का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो देखें, वीएम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, रूट में 2RT/m, ये प्रायिकता वेग का फॉर्मूला है। डन बेटा? बेटा इधर एक चीज याद रखें, रूट में 2RT/m, ये T तो क्या होगा यहाँ पे जहां अपन बात कर रहे हैं? तो बेटा T तो आपने बोल दिया है ताप, जो केल्विन में लेना है, ये बात अब बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको याद होनी चाहिए। M बेटा अणुभार है। अब आप बोलोगे सर अणुभार क्या दिक्कत आ रही है? देखो बेटा T ताप केल्विन में कोई दिक्कत नहीं है, R का चक्कर है। R क्या मानते हो? या तो R आप मान लो MKS में या मान लो CGS में। मान लो R आप बोलते हो कि सर 8.314 जूल पर मोल केल्विन ले लूं, तो बेटा ये किसमें है? MKS में। तो ऊपर MKS है तो नीचे भी MKS होना चाहिए। अणुभार आप फिर ग्राम में नहीं लोगे, किलोग्राम में लोगे, ये जरूर ध्यान रखें। अणुभार फिर आप बेटा किस में लोगे? ग्राम में नहीं लोगे, किस में लेंगे अपन? किलोग्राम में लेंगे। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? तो बेटा अपन ये बात कर रहे हैं कि सर ये यदि हमने MKS में लिया है तो अणुभार जो हम बात कर रहे हैं वो भी MKS में होना चाहिए, दोनों CGS में होने चाहिए। तो ये जूल में लोगे तो बेटा ये किलोग्राम में लोगे। किलोग्राम में लेने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दो। समझ में आ गई बात? और यदि ये अर्ग में ले लोगे तो फिर ये ग्राम में रहने दो, अर्ग CGS में होता है। समझ में आ गई बात बेटा? अब अपन बेटा दूसरा बात कर रहे हैं, ये मैं और क्वेश्चन में आएगा तब बता दूंगा। औसत वेग,
ठीक है बेटा। तो औसत वेग क्या बोलता है, औसत वेग को बताते हैं वी एवरेज से बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, दोनों बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि यहां सदिश अदिश का चक्कर नहीं। तो बेटा औसत वेग क्या होता है, अलग अलग अणु है हमारे पास, उनका औसत ले लिया जाए तो उसकी बात कर रहा है। तो देखिएगा बेटा इसमें क्या बोला है, एक निश्चित ताप पर गैस तंत्र के विभिन्न अणुओं के वेगों का औसत या माध्यमान, औसत भी बोलते हैं माध्य भी बोलते हैं, क्या कहलाएगा, वी एवरेज या औसत वेग कहलाएगा। बेटा फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू रूट में 8RT बटा पाई एम। तो बेटा यहां भी एक चीज याद रखें, वही टी ताप केल्विन में, एम अणुभार और आपका आर, ये यदि ये एमकेएस में लिया है तो 1 किलोग्राम में लो, ये सीजीएस में लिया है तो 1 ग्राम में रहने दो, पाई बोले तो 22.7 होता है। इसका एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा देखो, नोट डाल के दूसरी कंडीशन, यदि N1 अणुओं का वेग V1, N2 का V2, N3 का V3 ऐसे ही हो, भाई N1 अणुओं का V1, N2 का V2, N3 का V3 ऐसे ही चलता जाए, तब औसत वेग क्या होगा, तब V एवरेज, फिर देख लो N1 V1, N2 V2, N3 V3 एंड सो ऑन बटा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सो ऑन। ये कब लिख लेगा बेटा, जब हमारे को ताप अणुभार नहीं दिया हो, डायरेक्ट दे दे कि इतने अणु इतना वेग, इतने अणु इतना वेग, इतने अणु इतना वेग बता रहे हैं, तो औसत वेग का ये फॉर्मूला, n क्या है संख्या, v क्या है वेग, बटा में ऐसे आ जाएगा। तो बेटा आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है क्या बात, डन बेटा। बेटा इस फॉर्मूले को और कैसे चेंज कर सकते हो, देखो बेटा ऐसे भी चेंज कर सकते हो, एक बार देख लो, चूंकि PV बराबर nRT, n 1 मोल ले लूं बेटा, तब PV किसके बराबर हो जाएगा, RT। तो बेटा इसका ये फॉर्मूला भी हो सकता है, V एवरेज इज इक्वल टू 8 RT की जगह क्या लिख दूं, PV, 8 PV बटा पाई है। समझ में आ गई बात, RT की जगह 1 मोल के लिए क्या लिख दूं, PV, ऐसे इसको चेंज कर दो, VM क्या हो जाएगा, 2 PV बटा M हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n बराबर 1 मोल, तब PV किसके बराबर हो जाता है, RT के बराबर, तब RT के बराबर क्या आ जाता है, PV। तो ऐसे भी आप करके बेटा वैल्यूज पुट कर सकते हो। डन, 2 प्रकार के वेग हो गए, तीसरा और बात कर लेते हैं, एक और है, 3 है, 2 बता दिए, प्रायिकता वेग, औसत वेग, एक तीसरा आएगा वर्ग माध्य मूल वेग। बात कर लेते हैं, देखिए क्या है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स जब करवाऊंगा अगले लेक्चर में तो बेटा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे यूज करना है। ठीक है बेटा, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूले, मात्रक, इन चीजों का ध्यान रखो तो इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आते हैं, दिक्कत नहीं आती। हमने पहले के लेक्चर में देखे थे क्वेश्चन स्टेज 1 2 3 4 के, इजी क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, वर्ग माध्य मूल वेग। बेटा वर्ग माध्य मूल वेग को इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, और शॉर्ट में बेटा बोलते हैं RMS। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये देख लीजिए, वही बेटा बात करेंगे। एक निश्चित ताप पर
एक निश्चित ताप पर गैस के विभिन्न अणु, गैस के विभिन्न अणुओं के वर्ग के माध्य, माध्य का मतलब औसत, माध्य वर्ग के माध्य का मूल मान, मूल बोले थे वर्गमूल, मूल मान क्या कहलाता है? VRMS कहलाता है। इसका फॉर्मूला देखो, जो डायरेक्ट याद रखना है, VRMS इज इक्वल टू √3RT बटा m, वही ताप केल्विन में m अणु भार, वही बात। यदि n बराबर 1 मोल, तब हमें पता है बेटा PV बराबर RT, तो ये क्या हो जाएगा? VRMS इज इक्वल टू √3 PV बटा m, ये भी हो जाएगा, क्योंकि RT की जगह क्या लिख दिया? PV। अब औसत की तरह ही देखो, हम इसमें क्या लिख सकते हैं? यदि N1 अणुओं का वेग V1, N2 अणुओं का वेग V2, N3 अणुओं का वेग V3 है, तो फिर बेटा क्या होगा? देखो तो VRMS क्या बताया आपको? पहले तो सभी का क्या बोला है हमने? वर्ग। तो देखो N1 V1 स्क्वायर, N2 V2 स्क्वायर, N3 V3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इनका माध्य, माध्य का मतलब औसत, तो भाग इसका लगा दो, तो ये तो आ गया वर्ग माध्य मूल। नाम से चल रहे हैं, पहले वर्ग किया, फिर माध्य मतलब औसत लिया, अब मूल मतलब वर्गमूल ले लो, ये हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से भी आप VRMS निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो बेटा अपने किस किस का फॉर्मूला देखा? आपने बेटा प्रायिकता वेग का फॉर्मूला देखा, आपने औसत वेग का फॉर्मूला देखा, आपने वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला देखा। अब इन तीनों से एक तो फॉर्मूले काम में आ सकते हैं। नोट में बेटा मैं आपको अब ऐसी चीज लिखवाऊंगा, ट्रिक, जो डायरेक्ट हम बड़ा क्वेश्चन नहीं करके, इतना बड़ा फॉर्मूला सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। तो ट्रिक देखेंगे हम कि ट्रिक कैसे सॉल्व की जा सकती है बेटा। तो देखिएगा बेटा, हमारे पास आया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रायिकता वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग, यही आया बेटा। तो इसकी ट्रिक समझना, कैसे ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। बेटा ये कितना आया? 2RT बटा m। बेटा ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन इस नोट से आपके होंगे, ध्यान रखें। ये कितना है? रूट में 8RT बटा पाई m। ये कितना है? 3RT बटा m। सही बात है बेटा? देखो RTM से RTM कट गया, बचा क्या? √2 √8 अपॉन पाई √3। तो बेटा ये पूछा जा सकता है, या √2 बेटा 2 √2 अपॉन पाई √3, ये पूछा जा सकता है, तीनों का अनुपात। या बेटा वैल्यू रख के सॉल्व करो। बेटा ये कितना आएगा आपके पास? अब √2 का भाग लगा दो सब में, तो √2 का भाग लगा दो, तो ये 1 है मान लो, ये 1.12 आ गया, ये 1.22 आ गया। ऐसा भी होता है, √2 का भाग लगा दोगे तो बेटा इधर से ये भी अनुपात मिल गया। और क्या मिल गया बेटा इधर से? इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको प्रायिकता वेग पता है, तो आप ये दोनों, ये फॉर्मूला लगाए बिना भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो V एवरेज जो होता है वो 1.12 गुना होता है VM के, VRMS जो होता है वो 1.22 गुना होता है VM के। ये भी बेटा आपको पॉइंट याद रखना है। तो औसत वेग क्या होता है? प्रायिकता वेग का 1.12 गुना होता है, और वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? प्रायिकता वेग का 1.22 गुना होता है। लेकिन एक चीज याद रखें, किसका गुना है? प्रायिकता वेग का। इस चीज का याद रखें, ये गलती ना करें। अब बेटा इधर से आपको एक चीज समझ में भी आई, सबसे बड़ा कौन सा है? ये 1.12 गुना, ये 1.22 गुना। तो सबसे बड़ा आपने बोला RMS वेग है, VRMS का मतलब RMS, ये हो गया सबसे बड़ा। आपने बोला कि सर VRMS है,
उससे छोटा V एवरेज है, उससे छोटा VM है। तो RMS का R ले लो, एवरेज का A ले लो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड प्रायिकता वेग का M ले लो। तो ये ट्रिक बन गई कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो हम एक चीज याद रखते हैं, भगवान श्री राम का नाम सबसे बड़ा है, तो राम आ गया। राम का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग। ए का मतलब एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। एम का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रायिकता वेग। तो भगवान राम का नाम याद रखो, मजे करो। समझ में आ गई बात बेटा? अब इसी से बेटा हम ऊर्जाएं निकाल सकते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं। तो ऊर्जा कैसे निकाली जाती है ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो साथ के साथ एक फॉर्मूला है, ये देख लेते हैं। तो हमने नेक्स्ट फॉर्मूला बताया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आया? औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा, दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। औसत गतिज ऊर्जा को बोलते हैं बेटा क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और कुल गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये दो टॉपिक भी अपन देखेंगे कैसे हो रहे, कैसे निकाला जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इसको समझो। आपके पास वर्ग माध्य मूल वेग आया, तो देखो वर्ग माध्य मूल वेग लिख रहा हूं मैं। आपने बोला सर VRMS आया हमारे पास 3RT/m आया। m तो अणुभार है, T ताप है, R नियतांक है, गैस नियतांक। बेटा दोनों तरफ वर्ग कर दो, कुछ सिद्ध करना है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वो स्टेप लगाएंगे जिससे ये दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे। तो बेटा आपने बोला दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो। तो बेटा जैसे ही वर्ग किया तो V स्क्वायर, अब इसको RMS को V स्क्वायर लिख लो, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़े। V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, इसका वर्ग किया तो ये रूट हट जाएगा, 3RT/m। समझ में आ गई बात बेटा? इसमें कोई दिक्कत? बेटा ये m जो है ये क्या होता है? अणुभार। अणुभार है मतलब n अणुओं का भार है। समझ में आ गई बात बेटा? तो देखिएगा, चूंकि m बराबर अणुभार, अणुभार अर्थात n अणुओं का भार, तो n अणुओं का भार मैं क्या लिख सकता हूं? n तो अणु, एक का भार मान लीजिए आप बेटा स्मॉल m, ठीक है। कैपिटल M अणुभार मतलब n अणुओं का भार, एक मोल की बात हो रही है। एक मोल में कितने अणु होते हैं? n अणु, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। समझ में आ गई बात? तो n लिखो या आवोगाद्रो संख्या लिखो, एक ही बात है बेटा, ये डिपेंड करता है। तो आवोगाद्रो संख्या मतलब n अणुओं का भार मतलब Na अणुओं का भार। तो एक अणु का भार मैंने कितना मान लिया? स्मॉल m, तो ये कितना आ गया? Na/m। बोलो बेटा समझ में आती है नहीं आती है ये बात? ये बात चेक करो, देखिए आपको समझ में आ रही है क्या मैंने क्या बोला है। डन बेटा, चलूं आगे। तो अब बेटा इसमें अपन आगे बात करते हैं। तो आपको ये पता लग गया, यदि एक अणु का भार स्मॉल m है तो एक मोल मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु मतलब Na, तो Na अणुओं का भार Na/m, जो किसके बराबर होगा? m के बराबर। m होता है कैपिटल M अणु भार या मोलर द्रव्यमान, मतलब एक मोल अणुओं का भार। एक मोल अणु मतलब आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं का भार। यदि एक अणु का भार स्मॉल m तो आवोगाद्रो संख्या Na। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब देखो इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। तो अपन ने लिखा तब V स्क्वायर RMS इज इक्वल टू 3RT/m इंटू Na, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा m V स्क्वायर, अब RMS को हटा दिया, V स्क्वायर ही लिख दिया। m V स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/Na, ये m को इधर ले गया। अब बेटा इधर देखो, 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहा हूं, तो m V स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/Na, ठीक है। अब क्या किया मैंने? 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा और भाग की बात एक ही है। तो बेटा ये चीज देखो, इसको इधर ले जाओ, तो 1/2 mv स्क्वायर, ये 2 आ गया। ये 2 जो है बेटा, इस 2 को मैं इधर ले गया, तो ये क्या हो गया? 3RT तो था ही, Na था ही, ये 2 इधर लिया, कुछ सिद्ध करना है इसलिए। तो 1/2 mv स्क्वायर फिजिक्स बोलती है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात बेटा? और 3/2 RT, तो 3/2
और ये याद रखें, अभी बताऊंगा R/Na क्या होता है वो भी बता देता हूं, kT। ये होती है बेटा आपके पास औसत गतिज ऊर्जा। कितनी आई औसत गतिज ऊर्जा आपके पास? 3/2 kT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। सर ये K कैसे आया? तो याद रखें, चूंकि K बराबर R/Na होता है, वैल्यू रख लेना। ये गैस नियतांक, ये अवोगाद्रो संख्या, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। और कोई इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले तो 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। तो ये तो बेटा कितने का आया? एक अणु का आया है। एक अणु की गतिज ऊर्जा आई है जिसे औसत गतिज ऊर्जा बोल दिया। मैं n अणुओं की गतिज ऊर्जा बात करूं तो देखो, तब एक मोल, ये एक अणु की थी, एक मोल अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो कितना आएगा बेटा? एक अणु है, एक मोल में कितने अणु होते हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर इंटू Na। तो जैसे ही किया तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास? Ke बराबर 3/2 K इंटू Na क्या हो जाएगा? RT। समझ में आ गई बात? तो ये कितने मोल की आई आपके पास? एक मोल अणुओं की आई। एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु। तो एक अणु की इतनी थी, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दी तो एक मोल की गतिज ऊर्जा आ गई। और मैं कुल गतिज ऊर्जा की बात कर लूं, वो इंपॉर्टेंट आ गया क्योंकि टॉपिक था औसत गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा। तो देखिएगा, कुल गतिज ऊर्जा मतलब n मोल की, कितनी भी हो सकती है। तो आपने बोला कुल गतिज ऊर्जा, बोले तो Ke कुल क्या होगा? n अणुओं की, n मोल की, एक मोल की इतनी है तो n मोल की कितनी हो जाएगी? 3/2 RT गुणा n। n क्या है? कुल मोल संख्या। n क्या आ गई? मोल संख्या। तो बेटा ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के वेग और गतिज ऊर्जाएं थी। ये फॉर्मूला भी आपको क्या लगाना है बेटा? MTR। तो ध्यान रखें, हमने अलग अलग 3 प्रकार के वेग पढ़े, प्रायिकता वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग। उसके बाद हमने Vrms से हमने औसत गतिज ऊर्जा निकाली। ये रही औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT। T ताप केल्विन में, K क्या होगा बेटा आपका? बोल्ट्जमान नियतांक, जो R/Na होता है, जिसका मान इतना होता है। बेटा कुल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 3/2 RT। R क्या है? गैस नियतांक, जिसका मान 8.314 जूल में लोगे या 8.314 गुणा 10⁻7 अर्ग में ले लोगे। तो MKS में लेना है, CGS में ये ऑप्शन देख लोगे। T ताप केल्विन में गुणा n, स्मॉल n क्या बताता है? मोल संख्या, जो ग्राम भार बटे अणु भार है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने अलग अलग प्रकार के वेग पढ़े, उनके बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक पढ़ी जिसमें भगवान श्री राम का नाम याद आया। वर्ग माध्य मूल वेग सबसे बड़ा, उससे कम औसत, उससे कम प्रायिकता वेग। फिर हमने औसत गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा की बात की। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बातचीत अपन कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।